आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों की जो फैमिलीज़ हैं वो भी बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर एक ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस बेस्ड प्रोग्राम जो था उसको हमने डिस्कस किया और उसके अंदर हम लोगों ने अपने डेटाबेस को नेविगेट करने की डिफरेंट मेथड्स लाइक आपके रिजल्ट सेट का नेक्स्ट मेथड, लास्ट मेथड, प्रीवियस मेथड, फर्स्ट मेथड और इसी तरीके से आपकी जो क्यूरीज हैं इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सॉरी डिलीट तो हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, लेकिन हम लोगों ने इंसर्ट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी, सेलेक्ट की क्यूरी उसको हमने डिस्कस कर लिया था और हमारे उसी सेम प्रोग्राम के अंदर जो रिमेनिंग जो पोर्शंस हैं यानी कि हमारा उसमें एक एग्जिट का बटन है उसको डिस्कस कर लेंगे, एक हमारा डिलीट का बटन है उसको आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, साथ में एक कैंसिल का बटन हमने बनाया था उसको डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के अंदर जो वीडियो लेक्चर है हमारी आज की उसके अंदर हम लोग एक और चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि अगर हमने इंसर्शन करनी है, अगर हमने डिलीशन करनी है या हमने अगर अपडेट करना है अपने डेटाबेस के किसी रिकॉर्ड या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को, तो उसको हम विदाउट क्यूरीज किस तरीके से इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन कर सकते हैं। यानी कि एक तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि आप इंसर्ट की क्यूरी हमने देखी है प्रीवियस जो हमारी वीडियो लेक्चर थी उसके अंदर, अपडेट की क्यूरी हम लोग देख चुके हैं और डिलीट की क्यूरी तो हम आज डिस्कस करेंगे, वो तो हमने डिस्कस नहीं की थी पहले। और फिर उसके बाद आखिर में हम लोग ये चेक करेंगे कि यार ये डिलीशन, डेटाबेस में से रिकॉर्ड्स को डिलीट करना, डेटाबेस में से रिकॉर्ड्स को, डेटाबेस के अंदर मौजूद रिकॉर्ड को अपडेट करना या कोई नई रो इंसर्ट करना या नया कोई रिकॉर्ड इंसर्ट अगर हम करना चाहें तो विदाउट क्यूरीज हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए पॉसिबल है और आज की क्लास के अंदर हम इन चीज़ों को देखेंगे, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं, आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं जिसका नाम कोड विद फैसल है तो उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन से ये होगा ऑब्वियसली कि मेरी मोटिवेशन में भी इजाफा होगा और जो भी नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को थ्रू ईमेल जो है वो मिल जाया करेगा। फिर ये कि इस वीडियो को आप जो है कंप्लीटली यूट्यूब के ऊपर ही देखें फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। इसको अगर आपने डाउनलोड करना ही है इस वीडियो को तो अब इसको आप बाद में किसी भी टाइम पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो हमेशा की तरह इस प्लेलिस्ट के ऊपर मौजूद रहेगी। एक दफ़ा एटलीस्ट इस वीडियो को जो है वो यूट्यूब के ऊपर देख लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए, अब इसको लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहें तो इसको आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कर सकते हैं और अपने ऐसे आपके जानने वाले दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स, ऐसे आपके लोग जिनको आप जानते हो और वो जावा प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस पे आप कमेंट्स अगर देना चाहें तो कमेंट्स भी दे सकते हैं। तो फिर हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स बिगिन जी टुडेज लेक्चर। ओके जी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया उसी सेम प्रोग्राम को हम लोग जो है वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जो है इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन जो है वो विदाउट इंसर्ट की क्यूरी, विदाउट अपडेट की क्यूरी और विदाउट इंसर्ट की क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट करते हुए हम लोग किस तरीके से इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर जो है दो चीजें इसके अंदर बेसिकली दो चीजें रहती हैं। एक तो ये डिलीट का बटन है, इसको डिस्कस करते हैं और इसके पीछे जो कोड लिखा हुआ है उसको डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद हमारे पास ये कैंसिल का बटन है, इसको डिस्कस कर लेंगे। एग्जिट मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया आपको कि हम एग्जिट का बटन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम एग्जिट का बटन जो है वो इसके पहले पार्ट के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी डिलीट के बटन को डिस्कस करते हैं। मैं लेट्स सपोज चलता हूं और मेरे पास फॉर एग्जांपल ये रिकॉर्ड है, किसी भी रिकॉर्ड पे मैं चला जाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इस रिकॉर्ड पे हूं 20वें पे या 19वें रिकॉर्ड पे, यानी कि मेरे पास ये रिकॉर्ड है जी जिसमें स्टूडेंट आईडी जो है वो 19 है, स्टूडेंट नेम बिलाल है, स्टूडेंट एड्रेस जो है वो लाहौर है और मैं डिलीट का बटन
क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं डिलीट का बटन क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि डू यू रियली वांट टू डिलीट, यानी कि मेरे पास ये एक कंफर्म डायलॉग आ गया है, इसको कहते हैं, ये कंफर्मेशन डायलॉग है जिसके ऊपर यस का बटन बना है, नो का बटन बना हुआ है, और इसके ऊपर जो है एक इसका अपना एक टाइटल है डिलीट रिकॉर्ड, और इसका जो आइकन अगर आप देख लें तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्योंकि ये जो कंफर्मेशन डायलॉग है ये मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, लिहाजा इसका जो आइकन है ना वो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ठीक है। और यस का बटन है, नो का बटन। अगर मैं नो का बटन प्रेस करूंगा तो डिलीशन नहीं होगी, 19वां रिकॉर्ड जो है वो यहीं पर ही है, ये देख लें 20वां रिकॉर्ड है, पीछे प्रीवियस पे जाता हूं तो 19वां रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस कर दूं, ठीक है, और उसके बाद मैं अगर यस प्रेस कर दूं तो मेरा 19वां रिकॉर्ड जो है वो ना सिर्फ इस रिजल्ट सेट में से डिलीट हो जाएगा, बल्कि मेरा ये 19वां रिकॉर्ड जो है बेसिकली मेरे ये 19वां रिकॉर्ड जो है वो टेबल से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे रिजल्ट सेट के अंदर स्टिल ये 19वां रिकॉर्ड जो है वो पड़ा हुआ होगा। तो मैं अपने रिजल्ट सेट को अपडेट भी करूंगा, और मैं अपने रिजल्ट सेट को कैसे अपडेट करूंगा, मैं अगेन सेलेक्ट की क्यूरी चलाऊंगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, और स्टूडेंट टेबल के अंदर ऑब्वियसली 19वां नंबर रिकॉर्ड जो है वो तो डिलीट हो चुका होगा, अगर मैं यस का बटन प्रेस करूंगा तो वो 19वां रिकॉर्ड जो है वो मेरे रिजल्ट सेट के अंदर दोबारा नहीं आएगा। मैं इसको यस प्रेस कर देता हूं, ठीक है। मुझे एक तो मैसेज मिलेगा कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके प्रेस कर दूंगा, और ये मेरा रिजल्ट सेट जो है वो रिफ्रेश हो गया है, यानी कि मेरे इस रिजल्ट सेट में अब 19वां रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूं, आपको मैं दिखाता हूं, लास्ट रिकॉर्ड पे जाता हूं, ये 20वां रिकॉर्ड है, इससे प्रीवियस जाता हूं तो ये 18वां रिकॉर्ड आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊं और मैं अगर आपको डेटाबेस के अंदर दिखा दूं, तो ये आपका टेबल है, ये आपका डेटाबेस है वो ओपन हो रहा है, और उसके अंदर जो स्टूडेंट नाम का जो टेबल है मैं उसके अंदर आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। द स्टूडेंट हैविंग स्टूडेंट आईडी 19 इज नाउ मिसिंग, ठीक है, स्टूडेंट टेबल है, ओपन हो रहा है ये, आप इसको देख लें यहाँ पे 17वां 18वां 18वें के बाद 20वां, यानी कि आईडी 20 तो मौजूद है लेकिन 19 मौजूद नहीं है, क्योंकि 19 नंबर रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये जो डिलीट का जो बटन है, ऑब्वियसली खुद ब खुद तो डिलीट नहीं होगा, इसके पीछे कोई कोड लिखा हुआ होगा। तो जो आपका BTN डिलीट है, वो आपके डिलीट बटन का नाम है। तो देखते हैं उसके पीछे क्या कोड लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि यहाँ से मैं चला जाता हूँ, और ये BTN डिलीट, ठीक है, ये इसका कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको BTN डिलीट का कोड है, यानी कि इसकी जो BTN डिलीट के पीछे जो कोड है उसको क्लिक करने पे जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। BTN डिलीट ये आपके बटन का नाम है, और इसके साथ हमने इसका मेथड कॉल किया है ऐड एक्शन लिसनर। ऐड एक्शन लिसनर, हम बेसिकली इस बटन की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिस तरीके से बाकी बटन्स की रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, और यहाँ पे मैंने इसको ऐड एक्शन लिसनर जो मेथड है इसको मैंने यहाँ पे पास किया है एक ऐसी क्लास का रेफरेंस जो कि एनोनिमस है, उस क्लास का कोई नाम नहीं है, और ये एक ऐसी क्लास है जो कि एक्शन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, और उस क्लास की बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है इस करली ब्रेसेस से, लाइन नंबर 307 से, और लाइन नंबर 344 तक, ये जो क्लोजिंग करली ब्रेसेस आपको यहाँ पे नजर आ रही है, लाइन नंबर 344 तक ये आपकी क्लास की बॉडी है। अब इस क्लास ने चूंकि एक्शन लिस्टनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है तो इस क्लास के अंदर एक्शन परफॉर्म का मेथड का होना मस्ट है। तो ये मेथड मैंने लिख दिया, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, ठीक है, ये आपका मेथड है। और इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है चूंकि आपकी इसके अंदर जो है चूंकि आपकी डिलीट की क्यूरी चलेगी, ठीक है ना, डिलीट की आपने क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है, तो इसलिए जो है हमने ट्राई ब्लॉक लिखा है। ट्राई ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि कहीं आपके डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स नील तो नहीं है, यानी कि आपके डेटाबेस में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके डेटाबेस का जो टेबल है स्टूडेंट टेबल, इसमें कोई रिकॉर्ड ही ना हो। तो उसको सिंपल चेक करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यार ये जो टेक्स्ट आईडी है ना, पहली वाली टेक्स्ट फील्ड जिसमें आईडीज आ रही हैं, ठीक है, टेक्स्ट आईडी का टेक्स्ट गेट करो, टेक्स्ट आईडी का टेक्स्ट गेट करो, और उसकी इक्वालिटी चेक करो किसके साथ, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। अब ये जो टेक्स्ट आईडी है, ये वो टेक्स्ट फील्ड है जिसमें आपकी स्टूडेंट की आईडीज नजर आ रही हैं आपको,
उसका टेक्स्ट गेट किया, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा है बेसिकली उसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा वो 1 2 3 4 5 6 जो भी स्टूडेंट की आईडीज है वो आपको यहाँ पे गेट होंगी, और उसकी इक्वालिटी चेक होगी किसके साथ, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। तो आपको अगर ये आपको दे रहा है जी ट्रू दे रहा है, ट्रू ये तब देगा, ये टेक्स्ट आईडी डॉट गेट टेक्स्ट, यानी कि उसका टेक्स्ट गेट करो और उसकी इक्वालिटी चेक करो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, तो अगर तो आपके टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो फिर तो आपका जो टेक्स्ट आईडी होगा ना, उसका जो टेक्स्ट गेट होगा, उसकी जो इक्वालिटी होगी ना, वो बराबर होगी किसके, एम्प्टी स्ट्रिंग के। ठीक है, तो ये जो हाईलाइटेड जो आपका जो कोड है ना, ये रिटर्न करके देगा आपको, ट्रू रिटर्न करके देगा। ठीक है, और यहां पे मैंने ये नॉट ऑपरेटर लगाया हुआ है। ठीक है, नॉट ऑपरेटर लगाया हुआ है कि यार अगर ये ट्रू हो जाए, ठीक है, तो ट्रू के साथ जब नॉट लगा देते हैं, यानी कि नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू का क्या मतलब है, फॉल्स, यानी कि ये पूरे का पूरा जो ये जो इफ की जो कंडीशन है, ये इफ की कंडीशन क्या हो जाएगी, ये इफ की कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये अच्छा, ये इफ की कंडीशन फॉल्स कब होगी, ये इफ की कंडीशन फॉल्स तभी होगी अगर आपके डेटाबेस का जो टेबल है स्टूडेंट, उसमें कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर उसमें रिकॉर्ड है तो ऑब्वियसली फिर टेक्स्ट आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल्स, यानी कि जो टेक्स्ट आपका जो गेट होगा, फिर तो इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं रिटर्न होगा ना, इसमें तो फिर आपको स्टूडेंट की आईडी रिटर्न होगी 1 2 3 4 5 6। जैसे अभी अभी हमने एक रिकॉर्ड डिलीट किया था, तो उसमें स्टूडेंट की आईडी जो थी वो 19 थी, तो यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी 19 रिटर्न हुई। उस 19 को हमने चेक किया एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, तो भाई 19 तो एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर नहीं है, तो इसने यहाँ पे क्या रिटर्न करके दे दिया जी, इसने रिटर्न करके दे दिया फॉल्स, इक्वल्स के मेथड ने, और फॉल्स के साथ यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा है, तो फॉल्स जो है यानी कि नॉट फॉल्स तो ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू होने के केस में आपकी जो इफ कंडीशन है, इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, और ट्रू होने के केस में ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन चलेगा जो कि हाईलाइटेड है, यानी कि लाइन नंबर 313 से लेके लाइन नंबर 333, ये जो आपकी पेड क्लोजिंग करली ब्रेसेस हैं, इसके बीच में जितना भी कोड है ना, ये सारे का सारा कोड आपका जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो मींस के अगर ये इफ की कंडीशन अगर हो जाती है ट्रू, तो इसका मतलब है कि यार आपका कम से कम एक रिकॉर्ड तो जरूर मौजूद है आपके टेबल के अंदर। ठीक है, तो इसलिए लिहाजा डिलीशन डिलीशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर लो। जैसे ही मैंने डिलीट का बटन क्लिक किया था, तो अगर आपने गौर किया हो तो मुझे एक कंफर्म डायलॉग या कंफर्मेशन डायलॉग जो था ना, वो मुझे नजर आना शुरू हो गया था, जिसमें वो मुझसे पूछ रहा था कि डू यू रियली वांट टू डिलीट, और उसका एक टाइटल था डिलीट रिकॉर्ड। तो वो कंफर्म डायलॉग जो है वो इस तरीके से हमें नजर आएगा। मैंने कंफर्म डायलॉग जो है वो दिखाने के लिए जे ऑप्शन पैन की क्लास यूज की है, उसका शो कंफर्म डायलॉग का मेथड है, उसको मैंने कॉल किया है, और इस मेथड को मैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूं। नंबर 1 मैं उसको फ्रेम का नाम पास कर रहा हूं एज एन आर्ग्यूमेंट, ताकि मेरी ये जो जे फ्रेम है इसके ऊपर ही मुझे ये नजर आए मेरा ये कंफर्म डायलॉग, कॉमा, इसके बाद ये स्ट्रिंग है, कि डू यू रियली वांट टू डिलीट, ये वो टेक्स्ट है जो कि आपको इस कंफर्म डायलॉग के ऊपर नजर आ रहा था, और कॉमा के बाद इसका अगला आर्ग्यूमेंट है डिलीट रिकॉर्ड, ये वो स्ट्रिंग है जो कि आपको एज अ टाइटल दिखाई दे रहा था। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। मिसाल के तौर पे मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहा हूं, मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूं, तो ये मेरे पास कंफर्म डायलॉग ओपन हो चुका है। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखें तो ये जो आपका जो कंफर्म डायलॉग है, इसमें एक तो ये कि कंफर्म डायलॉग आपका जो है वो फ्रेम के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हुआ है, फ्रेम के ऊपर आपको नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रेम का नाम लिखा है, उसका रेफरेंस मैंने पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट, कॉमा, डू यू रियली वांट टू डिलीट, तो ये जो टेक्स्ट है डू यू रियली वांट टू डिलीट, ये वही वाला टेक्स्ट है। उसके बाद कॉमा के बाद फिर एक टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है डिलीट रिकॉर्ड, तो ये बेसिकली इसका टाइटल बन जाएगा डिलीट रिकॉर्ड, और कॉमा के बाद जे ऑप्शन पैन, ये आपकी क्लास का नाम है, डॉट यस अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर ऑप्शन, ये बेसिकली आपकी जे ऑप्शन पैन की क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक फाइनल डेटा मेंबर है, यस अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर ऑप्शन के नाम से। मैं अगर इसको यस अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर ऑप्शन अगर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करता हूं, तो मुझे ये ना ये दो बटन नजर आएंगे, यस और नो के बटन। ठीक है, और इसके बाद आखिर में जो इसका जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है वो है जी जे ऑप्शन पैन डॉट
क्वेश्चन अंडरस्कोर मैसेज। ये क्वेश्चन अंडरस्कोर मैसेज जो है ना, ये भी आपकी जे ऑप्शन पैन की क्लास के अंदर पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल डेटा मेंबर है। जब मैं इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास करूंगा इस क्वेश्चन अंडरस्कोर मैसेज को, तो मेरे इस कंफर्म डायलॉग के ऊपर ये जो क्वेश्चन मार्क जो बना हुआ आपको नजर आ रहा है ना, ये आपको इस वजह से दिखाई देगा, इस आर्ग्यूमेंट की वजह से। तो इस तरीके से आपको ये जो कंफर्म डायलॉग है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर इसमें यस प्रेस करता हूं, अगर मैं इसमें यस प्रेस करता हूं, तो मेरा ये जो शो कंफर्म डायलॉग का जो मेथड है वो इस ऑप्शन वेरिएबल के अंदर ना 0 भिजवा देगा। लेकिन अगर मैं इसमें नो प्रेस करता हूं, मैं अगर इसमें नो प्रेस करता हूं, तो मेरे इस ऑप्शन वेरिएबल के अंदर 1 वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, और ऑप्शन वेरिएबल में 0 कब जाएगी? ऑप्शन वेरिएबल में 0 तब जाएगी अगर मैंने अपने कंफर्म डायलॉग के ऊपर जो यस वाला जो बटन था, मैंने उसको प्रेस किया था। ठीक है, तो उसको जब मैं प्रेस करूंगा यस को, तो ऑप्शन वेरिएबल में 0 वैल्यू जाएगी, और अगर मैं नो को प्रेस करूंगा तो ऑप्शन वेरिएबल के अंदर 1 वैल्यू चली जाएगी। मैं यस तभी प्रेस करूंगा जब मैं डिलीशन करना चाहूंगा ना, तो इसलिए यहां पे मैं इफ कंडीशन एक लगा रहा हूं, और मैं कह रहा हूं यार इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 0, कि अगर ऑप्शन वेरिएबल में 0 आया है, 0 आई है वैल्यू, और ऑप्शन वेरिएबल में 0 वैल्यू तभी आएगी अगर मैंने यस प्रेस किया। ठीक है, तो क्या करो, डिलीशन कर दो। अब डिलीशन के लिए क्या है, एसटी आपका स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट का आपका रेफरेंस, आपका स्टेटमेंट का ये रेफरेंस वेरिएबल, ये इसके साथ हम इसका कॉल करेंगे मेथड एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड जो है वो हम इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन के लिए एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड कॉल करते हैं। और अगर हमने इंसर्ट की क्यूरी अगर एग्जीक्यूट करनी हो, तो उसके लिए हम एग्जीक्यूट क्वेरी का मेथड कॉल करेंगे। तो एग्जीक्यूट अपडेट के अंदर हम यहाँ पे ये डिलीट की जो क्यूरी है, हम डिलीट की जो क्यूरी है वो हम भिजवा रहे हैं। और मैं हमेशा की तरह नोट पैड के अंदर आपको लिख के बता देता हूं कि आपकी ये जो क्यूरी जब ये जो क्यूरी है, ये क्यूरी जब आपकी डीबीएमएस के पास जाएगी तो वो किस फॉर्म के अंदर जाएगी। ठीक है, आपने तो यहां पे लिख दिया ना डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट टेबल से डिलीट करो, और कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करो? उस रिकॉर्ड को डिलीट करो वेयर आईडी इज इक्वल टू, यानी कि उस रिकॉर्ड को डिलीट करो जिसकी आईडी, आईडी आपके टेबल का कॉलम है उसका नाम है आईडी। उस रिकॉर्ड को डिलीट करो जिसकी आईडी बराबर है, इक्वल है, जिसकी आईडी बराबर है किसके? जो आपकी टेक्स्ट आईडी, टेक्स्ट फील्ड है ना, उसके अंदर जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है ना, उसको गेट करो। अब मिसाल के तौर पे आपने जो रिकॉर्ड डिलीट किया था जिसकी आईडी जो थी वो 19 थी, वो 19 आईडी किधर पड़ी हुई थी, कहां से आपको डिस्प्ले हो रही थी? वो 19 आईडी जो थी ना, वो आपको यहां से डिस्प्ले हो रही थी, इस टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट था वो बेसिकली। ठीक है, तो आपने जब 19 नंबर रिकॉर्ड को जब डिलीट करने की कोशिश की थी ना, तो आपकी ये जो डिलीट की जो क्यूरी है ना, वो इस तरीके से इस फॉर्म के अंदर आपको, आपके डीबीएमएस के पास इस फॉर्म के अंदर ये क्यूरी आपकी जाएगी कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज आईडी इज इक्वल टू 19, आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट आईडी, आपकी टेक्स्ट फील्ड का नाम है डॉट गेट टेक्स्ट के, उसका टेक्स्ट गेट करो। जो आपकी ये वाली जो टेक्स्ट फील्ड है ना, ये वाली टेक्स्ट फील्ड, इसका टेक्स्ट गेट करो। ठीक है, तो जिस टाइम पे हमने अपने रिकॉर्ड को डिलीट किया था, तो उस वक्त हमारी जो ये जो टेक्स्ट फील्ड है जो जिसका नाम है टेक्स्ट आईडी, इसका जो टेक्स्ट था ना, इसके अंदर 19 पड़ा हुआ था, तो ये 19 यहां पे रिटर्न हो जाएगा। और आपकी जो डिलीट की जो क्यूरी है वो इस तरीके से इस फॉर्मेट के अंदर या इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 19। ठीक है जी, तो आपकी क्यूरी चलेगी और जो रिकॉर्ड है जिसकी आईडी जो थी वो उन 19 के बराबर थी, तो आपका वो वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद यहां पे अगर डिलीशन अगर सक्सेसफुली हो चुकी है, ठीक है, तो यहां पे ये आपको मैसेज बॉक्स अपीयर होगा जिसमें लिखा हुआ आएगा कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। और इसके बाद चूंकि आपका जो रिकॉर्ड है ना वो टेबल से डिलीट हुआ है, आपके डेटाबेस के अंदर जो टेबल है स्टूडेंट टेबल, उसमें से आपका रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। आपका रिकॉर्ड जो है वो रिजल्ट सेट में से डिलीट नहीं हुआ, आपके रिजल्ट सेट में अभी भी वो 19वां नंबर रिकॉर्ड मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरा जो रिजल्ट सेट है ना वो रिफ्रेश हो जाए, मेरे रिजल्ट सेट के अंदर भी उतने ही रिकॉर्ड्स हों जितने रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर हैं। तो रिजल्ट सेट को रिफ्रेश करने के लिए, मैं अपनी जो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट की जो क्यूरी है
वो दोबारा से चलाऊंगा। अब आपके टेबल के अंदर 19वां नंबर रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। आपके इस आर एस वेरिएबल के अंदर, आपके टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना, वो आपके टेबल का जो भी स्ट्रक्चर है, यानी कि उसके अंदर जो जितने भी कॉलम्स हैं, जितनी भी रोज हैं, टेबल का जो भी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर वाइज जो भी उसका स्ट्रक्चर है, उसी तरीके से आपके रिजल्ट सेट इस आर एस वेरिएबल का भी स्ट्रक्चर होगा। और फिर यहां पे इफ आर एस डॉट नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, तो आर एस डॉट नेक्स्ट से ये होता है कि आपके रिजल्ट सेट के अंदर जो कर्सर है, जो रिजल्ट सेट के अंदर जो एक पॉइंटर होता है, वो शुरू में फर्स्ट रिकॉर्ड से पहले वाला जो कॉलम है उसको पॉइंट कर रहा होता है। तो यहां पे आर एस डॉट नेक्स्ट जो है, ये जब आपका आर एस डॉट नेक्स्ट जो है, ये क्या करेगा, ये फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। और ये ट्रू रिटर्न करके देगा आपको अगर रिकॉर्ड आपके टेबल के अंदर अगर मौजूद है। मिसाल के तौर पे आपने आपके टेबल के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके टेबल में एक ही रिकॉर्ड था, आपने उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद क्या होगा कि आपकी ये क्यूरी चलेगी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। आपने तो आखिरी रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है, आपके टेबल में तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट जब ये क्यूरी चलेगी, तो आपके इस आर एस वेरिएबल के अंदर कोई रिकॉर्ड भी नहीं आएगा। उस केस में जब आपकी ये इफ स्टेटमेंट चलेगी, इफ स्टेटमेंट जब चलेगी, आर एस डॉट नेक्स्ट जो रिजल्ट सेट का जो नेक्स्ट मेथड है, ये जब चलेगा, तो बेसिकली आपके रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है, वो आपके वो आपके पहले रिकॉर्ड को पॉइंट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां पे पहला रिकॉर्ड नहीं है, वहां पे तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा उस केस में, अगर आपने अपना आखिरी रिकॉर्ड भी डिलीट कर दिया हो, ठीक है। तो ये फिर क्या करेगा, वहां पे उस केस के अंदर आपको फॉल्स रिटर्न करके देगा। लेकिन ये आर एस डॉट नेक्स्ट जो है, ये आपको ट्रू रिटर्न करके देगा अगर आपके रिजल्ट सेट के अंदर ये क्यूरी चलने के बाद, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वाली क्यूरी चलने के बाद, अगर एक भी रिकॉर्ड इसके अंदर आ गया ना आर एस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, तो आपका ये आर एस डॉट नेक्स्ट जो है, इसका जो आर एस डॉट नेक्स्ट जो है, ये क्या करेगा, ये अपने रिजल्ट सेट के पॉइंटर को उस फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर ले आएगा, ठीक है। और ये ट्रू रिटर्न करके देगा। ट्रू रिटर्न करने पे क्या होगा, ये गेट डेटा का मेथड है यार। ये गेट डेटा का मेथड जो है, ये हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये गेट डेटा का मेथड क्या करेगा, ये गेट डेटा का मेथड ये करेगा कि आपकी जो पहली टेक्स्ट फील्ड है जिसका नाम है टेक्स्ट आईडी, उसका टेक्स्ट सेट करेगा। और टेक्स्ट कहां से लेके आएगा, टेक्स्ट लेके आएगा जी आपका जो रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर, आपका रिजल्ट सेट का पॉइंटर जिस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है, जो कि इस केस के अंदर फर्स्ट रिकॉर्ड होगा, उस रिकॉर्ड में से एक इंटीजर को गेट करेगा, एक इंटीजर वैल्यू को गेट करेगा। और वो इंटीजर वैल्यू कहां पड़ी हुई है जी, वो पड़ी हुई है पहले कॉलम के अंदर, क्योंकि आपके रिकॉर्ड में तो 3 कॉलम्स हैं। तो पहले रिकॉर्ड से इंटीजर वैल्यू को गेट करेगा, उसके साथ कॉन्कैटिनेट करेगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग को, ताकि ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ना, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। और वो स्ट्रिंग वैल्यू जो है, वो आपके इस फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड में, जिसका नाम है ये जिसका नाम है टेक्स्ट आईडी, जो कि ये वाली टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, उसमें वो वैल्यू चली जाए। फिर उसके बाद टेक्स्ट नेम डॉट सेट टेक्स्ट, ये आपका टेक्स्ट नेम वाला टेक्स्ट फील्ड है, इसके अंदर मैं इसका टेक्स्ट सेट कर रहा हूं। और वो टेक्स्ट कहां से आ रहा है, वो टेक्स्ट आ रहा है जी आपका जो रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है, वो जिस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है, वो बेसिकली पहला रिकॉर्ड है। और पहले रिकॉर्ड के अंदर अब मैं कहता हूं कि यार पहले रिकॉर्ड से ना एक स्ट्रिंग वैल्यू उठाओ, और वो स्ट्रिंग वैल्यू उठानी है आपने नेम वाले कॉलम में से, जो कि टेबल का जो नेम वाला कॉलम है ना, उसमें से वैल्यू उठानी है, ठीक है। तो नेम वाला जो कॉलम है उसके अंदर ये हारून वैल्यू पड़ी है, ये हारून वैल्यू को उठाएगा, और ये जो टेक्स्ट नेम है इसके अंदर एज अ टेक्स्ट सेट कर देगा। इसके बाद टेक्स्ट एड्रेस, एड्रेस वाला जो टेक्स्ट फील्ड है, इसका मैंने टेक्स्ट सेट करना है। कहां से टेक्स्ट सेट करना है भाई, रिजल्ट सेट का पॉइंटर जिस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है, वो बेसिकली ये वाला रिकॉर्ड है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड, इसको पॉइंट कर रहा है। और इसमें से भी मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू उठानी है, और वो स्ट्रिंग वैल्यू मैंने कौन से कॉलम से उठानी है, क्योंकि ये जो कॉलम है इसका नाम तो आईडी है, ये जो कॉलम है इसका नाम नेम है, और ये जो कॉलम है इसका नाम एड्रेस है। तो भाई मैंने एड्रेस वाले कॉलम से वैल्यू उठानी है, तो मैं यहाँ पे गेट स्ट्रिंग के अंदर एड्रेस अपने कॉलम का नाम लिखूंगा, तो ये वैल्यू कराची मुझे मिल जाएगी। और ये कराची वैल्यू यहाँ पे इस सेट टेक्स्ट मेथड को एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगी, और ये कराची वैल्यू जो है ये आपको इस स्टूडेंट एड्रेस के सामने, ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर ये वैल्यू आपको डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन ये गेट डेटा का मेथड तो तभी चलेगा अगर आपके डेटाबेस में डिलीट
का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कम से कम एक रिकॉर्ड मौजूद हो, तो तब आपका ये जो गेट डेटा का मेथड है ये एग्जीक्यूट होगा। यानी कि अगर आपने डिलीशन कर दी, डिलीशन करने के बाद आपको ये रिकॉर्ड्स डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया, और ये जो क्यूरी चली सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, इसके बाद रिजल्ट सेट आरएस के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स आ गए हैं, तो आपका ये जो इफ rs डॉट नेक्स्ट है, दिस rs डॉट नेक्स्ट विल रिटर्न ट्रू इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो। लेकिन अगर आपकी फॉर एग्जांपल टेबल के अंदर एक ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और उसी रिकॉर्ड को आपने पकड़ के डिलीट कर दिया है, आपको ये मैसेज भी आएगा रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली का, और उसके बाद जब ये क्यूरी चलेगी तो चूंकि आपका आखिरी रिकॉर्ड था उसको आप डिलीट कर चुके थे, तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट जो है ये चूंकि आपके टेबल में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इसलिए आरएस के अंदर कोई रिकॉर्ड भी नहीं आएगा। और यहां पे जो इफ कंडीशन है जिसमें लिखा हुआ है इफ rs डॉट नेक्स्ट, तो इस केस में अगर आपके टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, तो आपके रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है ना वो फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करना शुरू कर देगा, लेकिन फर्स्ट रिकॉर्ड तो होगा ही नहीं क्योंकि आपका जो फर्स्ट रिकॉर्ड था वही आपका लास्ट रिकॉर्ड था, वही आपने डिलीट कर दिया है। तो उस केस में ये rs डॉट नेक्स्ट जो है चूंकि उसको कोई रिकॉर्ड मिलेगा नहीं, तो इसलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फॉल्स के केस में फिर ये आपका ये जो इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर तो ये गेट डेटा मेथड कॉल नहीं करेगा, कॉल नहीं होगा, बल्कि ये एल्स का पोर्शन ऑब्वियसली चलेगा। और एल्स के पोर्शन में हम सिंपल ये कह रहे हैं कि यार आपकी जो टेक्स्ट आईडी है उसका टेक्स्ट सेट कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग, जो टेक्स्ट नेम है उसका टेक्स्ट सेट कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग, जो टेक्स्ट एड्रेस है उसका जो टेक्स्ट है वो सेट कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग। यानी कि जो तीनों जो टेक्स्ट फील्ड्स है ना इनका जो टेक्स्ट है ना वो एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर दो। ठीक है, अगर ये लास्ट रिकॉर्ड है मेरे सामने, फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे पास ये लास्ट रिकॉर्ड है और मैं इसको अगर डिलीट कर देता हूं, ठीक है, तो इसके बाद तो मुझे इन तीनों टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर फिर क्या नजर आना चाहिए? कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए, तीनों टेक्स्ट फील्ड्स मेरी एम्प्टी हो जानी चाहिए उस केस में अगर मेरा ये लास्ट रिकॉर्ड हो। तो ये एल्स का पोर्शन है जी। इसके बाद आपका ये जो ये जो इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 0, यानी कि आपने अगर यस प्रेस किया होगा ना तो ये सारे का सारा कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और ये जो पेयर है आपका लाइन नंबर 333 वाला, ये बेसिकली ये आपकी इस इफ के साथ पेयर्ड है। ठीक है, ये जो आपकी इफ स्टेटमेंट है यहां पे ऊपर, और ये इफ स्टेटमेंट तभी ट्रू होगी अगर आपके डेटाबेस के अंदर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तो तभी ये इफ कंडीशन आपकी ट्रू होगी, वरना आपकी इफ कंडीशन फॉल्स होगी। मींस कि अगर आपके डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड्स नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपके जो टेक्स्ट आईडी है ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, यहां पे भी एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। तो उस केस में आपका ये एल्स का पोर्शन चलेगा और आपको ये मैसेज मिलेगा कि भाई देयर इज नो रिकॉर्ड टू डिलीट। ठीक है, आपको एक मैसेज मिलेगा कि देयर इज नो रिकॉर्ड टू डिलीट, और उस मैसेज बॉक्स का जो टाइटल होगा वो होगा जी नो रिकॉर्ड, और एक जो आइकन उसका होगा वो एक एरर मैसेज होगा, रेड कलर का एक आइकन आपको नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर क्रॉस बना होगा। ये आपका ट्राई ब्लॉक है जो हम ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं लाइन नंबर 311 से, ये आपका ट्राई ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैच ब्लॉक खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो एक्शन परफॉर्म का जो मेथड है लाइन नंबर 343 के ऊपर वो खत्म हो जाएगा, और लाइन नंबर 344 के ऊपर आपकी वो जो एनोनिमस इनर क्लास थी जो कि यहां से शुरू हुई है लाइन नंबर 307 के ऊपर, ये एनोनिमस इनर क्लास की बॉडी खत्म हो जाएगी। और ये जो पैरेंथेसिस हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट्स जो हैं, ये बेसिकली आपका ये जो ऐड एक्शन लिसनर का जो मेथड था उसकी जो ओपनिंग ब्रैकेट्स थी वो इसका जो क्लोजिंग ब्रैकेट जो है, यानी कि इसका जो पेयर है, ठीक है, वो यहां पे आके कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद ऑब्वियसली हम सेमीकोलन लिखेंगे। तो ये आपका डिलीट का जो बटन था उसके पीछे ये सारी की सारी लॉजिक थी। अब देख लेते हैं जी कि ये जो हमारा एक लास्ट बटन इसके अंदर रह गया जो कि है कैंसिल का बटन। फॉर एग्जांपल मैं इंसर्शन करना चाह रहा हूं, ठीक है, लेट सपोज मुझसे गलती से इंसर्ट का बटन प्रेस हो गया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल का बटन प्रेस करूंगा तो मैं उसी स्टेज के ऊपर वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, लेट सपोज मैं 13वें नंबर रिकॉर्ड पे हूँ, ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे इसका क्या बिहेवियर होगा। मैं इंसर्ट के बटन को क्लिक करता हूँ
और मैं कैंसिल के बटन को प्रेस कर देता हूं, तो मैं उसी 13वें रिकॉर्ड के ऊपर वापस आ जाऊंगा। इसी तरीके से मैं अगर अपडेट करना चाह रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल गलती से मुझसे अपडेट का बटन प्रेस हो गया, तो ये कैंसिल का बटन इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैंने बनाया है, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो मैं दोबारा से उसी स्टेज पे वहीं पर ही उसी रिकॉर्ड के ऊपर ही आ जाऊंगा जिस रिकॉर्ड के ऊपर मैंने अपडेट का बटन या इंसर्ट का बटन गलती से प्रेस किया था। ठीक है, लेट सपोज मैं 17 नंबर रिकॉर्ड पे हूं, मैं इंसर्ट का बटन लेट सपोज मुझसे गलती से प्रेस हो गया, तो मैं अनडू करने के लिए कैंसिल का बटन प्रेस कर दूंगा, तो मैं दोबारा 17वें नंबर रिकॉर्ड पे वापस आ जाऊंगा। सिमिलरली अपडेट का बटन मैंने क्लिक किया है, मैंने लेट सपोज गलती से ये प्रेस किया है, तो मैं कैंसिल का बटन प्रेस कर दूंगा अनडू करने के लिए, तो मैं वापस उसी रिकॉर्ड के ऊपर वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो इस कैंसिल के बटन को देख लेते हैं, इसमें कोई खास चीज नहीं है। बीटीएन बीटीएन कैंसिल है, ये आपके सामने है। ठीक है, इसके पीछे कोई खास लॉजिक, इतनी कोई बड़ी लंबी चौड़ी कोई लॉजिक नहीं है। बीटीएन कैंसिल बटन का नाम है डॉट एंड एक्शन लिस्टनर। इसकी मैंने बेसिकली क्या करनी है, रजिस्ट्रेशन में कर रहा हूं, और मैं इसके अंदर इसके मेथड एंड एक्शन लिस्टनर के अंदर एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास कर रहा हूं जो कि एक्शन लिस्टर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, और ये उस क्लास की बॉडी है, और इस क्लास की बॉडी के अंदर जो कि लाइन नंबर 299 से ये बॉडी शुरू हो रही है, लाइन नंबर 305 तक ये बॉडी चल रही है। इसके अंदर एक्शन परफॉर्म का मेथड का होना लाजमी है, और ये आपका एक्शन परफॉर्म का मेथड है जो कि एग्जीक्यूट होगा जब जब मैं अपने कैंसिल के बटन को क्लिक करूंगा, तो मेरा ये जो एक्शन परफॉर्म का जो मेथड है ना, ये चलना शुरू होगा। तो एक्शन परफॉर्म के मेथड में जी ये डिसेबल टेक्स्ट का मेथड है, ये कॉल हो रहा है, और डिसेबल टेक्स्ट का मेथड हम इससे पहले देख चुके हैं। ठीक है, डिसेबल टेक्स्ट का मेथड क्या कर रहा है जी, डिसेबल टेक्स्ट का मेथड ये कर रहा है कि यार आपकी जो तीनों टेक्स्ट फील्ड्स हैं उनको डिसेबल कर रहा है। आपका जो फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट, एग्जिट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट वाले जो बटन्स हैं उनको, यानी कि उनका जो सेट इनेबल्ड की जो प्रॉपर्टी है उसमें ट्रू पास कर रहा है, मींस कि उसको इनेबल कर रहा है। और आपका जो सेव और कैंसिल वाला जो बटन है, इन दोनों बटन्स को वो उसकी जो सेट इनेबल्ड का जो मेथड है उसके अंदर फॉल्स पास कर रहा है, मींस कि उनको डिसेबल कर रहा है, सेव और कैंसिल वाले बटन को। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूं। एक काम तो ये कर रहा है, लेट सपोज मैं 5वें रिकॉर्ड पे हूं, मैं इंसर्ट प्रेस कर देता हूं। ठीक है, इंसर्ट से क्या होता है वो हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अब मैं यहां पे कैंसिल प्रेस करूंगा तो मैं उसी 5वें रिकॉर्ड पे वापस आ जाऊंगा, मैं उसी 5वें रिकॉर्ड के ऊपर वापस आ जाऊंगा। तो जैसे ही कैंसिल का बटन प्रेस किया तो क्या हुआ जी, आपकी ये तीनों की तीनों जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं ये डिसेबल्ड हो गई हैं। ये जो आपके सारे के सारे जो बटन्स जो कि डिसेबल हुए थे ये इनेबल हो चुके हैं, और सेव और कैंसिल का बटन जो कि इनेबल हुए थे इंसर्ट का बटन प्रेस करने से या अपडेट का बटन प्रेस करने से, तो ये आपका कैंसिल का बटन प्रेस करने से ये दोनों बटन्स आपके क्या हो गए, दोबारा से डिसेबल हो गए। एक तो ये डिसेबल टेक्स्ट का मेथड चलेगा। दूसरा आपका ये कैंसिल का बटन प्रेस करने से दूसरा, ठीक है, ये मैं इस कैंसिल के बटन के ऊपर आ चुका हूं, इसके पीछे जो कोड है उस कोड के ऊपर मैं आ चुका हूं। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा यार आपका ये गेट डेटा का जो मेथड है ना, गेट डेटा का मेथड ये चलेगा। गेट डेटा का मेथड मैं आपको बता देता हूं, गेट डेटा का मेथड क्या करता है। मिसाल के तौर पे अभी इस टाइम पे मैं मेरा मेरा जो रिजल्ट सेट है, मैं जब इस नेक्स्ट या प्रीवियस या फर्स्ट या लास्ट वाले बटन को जब मैं क्लिक करता हूं ना, तो मेरा जो रिजल्ट सेट के अंदर जो पॉइंटर मौजूद है ना, वो अप्रोप्रिएट रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स के ऊपर जंप कर देता है। ठीक है, अगर मैं लास्ट प्रेस करता हूं तो मैं लास्ट रिकॉर्ड के ऊपर आ जाता हूं, और मेरा जो रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो लास्ट रिकॉर्ड पे आ जाता है। ठीक है, मैं अगर फर्स्ट पे प्रेस करता हूं बटन को, तो मेरा जो रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर आ जाता है। मैं अगर यहां पे नेक्स्ट प्रेस करता हूं तो मेरा जो रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो उस रिकॉर्ड के ऊपर है जो कि 1 नंबर रिकॉर्ड के बाद है। और मैं अगर यहां पे प्रीवियस प्रेस करता हूं तो मैं सेकंड नंबर रिकॉर्ड से पहले जो रिकॉर्ड था, मैं मेरा जो रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो इस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरा रिजल्ट सेट का पॉइंटर जो है ना, वो इस टाइम पे करंटली 6ठे नंबर रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है। मेरे रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो करंटली 6ठे नंबर रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है, यानी कि वो रिकॉर्ड जिसमें स्टूडेंट आईडी जो है ना वो 6 के बराबर है, उस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और अब मैं यहां पे इंसर्ट या अपडेट प्रेस कर देता हूं, तो इंसर्ट और अपडेट प्रेस करने से मेरे रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो अभी भी उसी रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है जिसकी स्टूडेंट आईडी 6 है। ठीक है, और अब जब मैं यहां पे कैंसिल प्रेस करता हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं वापस उसी रिकॉर्ड पे जाऊं,
यानी कि मैं उसी रिकॉर्ड को यहाँ पे इन 3 टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर उसी रिकॉर्ड की स्टूडेंट आईडी, उसी रिकॉर्ड का स्टूडेंट नेम, उसी रिकॉर्ड का स्टूडेंट एड्रेस यहां पे मैं शो करवाऊं, जिसके ऊपर मेरे रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो जिसको पॉइंट कर रहा है, और मेरे रिजल्ट सेट का पॉइंटर जो है वो इस टाइम पे इस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है जिसका स्टूडेंट आईडी 6 के बराबर है। तो मैं कैंसिल को प्रेस कर देता हूं तो मैं उसी रिकॉर्ड के ऊपर आ जाता हूं। सिमिलरली मेरे रिजल्ट सेट का पॉइंटर इस टाइम पे उस रिकॉर्ड पे जिसमें स्टूडेंट आईडी 12 है, स्टूडेंट नेम तैमूर है, स्टूडेंट एड्रेस जो है वो पिशावर है। मैं इंसर्ट का बटन क्लिक करता हूं तो मेरे इंसर्ट के बटन के कोड के पीछे कहीं पर भी ये स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई कि मेरे रिजल्ट सेट के पॉइंटर को छेड़ो या मेरे रिजल्ट सेट के पॉइंटर को फलां रिकॉर्ड के ऊपर लेके जाओ। नो, अभी भी मेरा मेरा जो रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो उसी रिकॉर्ड के ऊपर है जिस रिकॉर्ड के ऊपर इंसर्ट का बटन प्रेस करने से पहले था। तो जब मैं कैंसिल प्रेस करूंगा तो मैं चाहूंगा कि मेरे रिजल्ट सेट का पॉइंटर वहीं पर ही जाए और उसी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करे इन 3 टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर जिनके ऊपर मेरे रिजल्ट सेट का पॉइंटर पॉइंट कर रहा था। तो मेरे रिजल्ट सेट का पॉइंटर पॉइंट कर रहा था कैसे रिकॉर्ड को जिसमें स्टूडेंट आईडी 12 थी, जिसमें स्टूडेंट नेम तैमूर था, जिसमें स्टूडेंट एड्रेस पेशावर था, और वही रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और ये खुद ब खुद डिस्प्ले नहीं होगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे गेट डेटा का मैंने मेथड जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये गेट डेटा का मेथड मैं कॉल करूंगा तो मेरे इन 3 टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर वही रिकॉर्ड्स नजर आएंगे, उसी रिकॉर्ड का डेटा नजर आएगा, उसी रिकॉर्ड की स्टूडेंट आईडी, उसी रिकॉर्ड का स्टूडेंट नेम, उसी रिकॉर्ड का स्टूडेंट एड्रेस नजर आएगा जिस रिकॉर्ड को मेरा रिजल्ट सेट पॉइंटर जो था वो पॉइंट कर रहा था इस इंसर्ट या अपडेट के बटन को क्लिक करने से पहले। ठीक है, तो ये गेट डेटा का मेथड अगर आप देखना चाहो तो ये गेट डेटा का मेथड आप देख सकते हो। ठीक है, कि यार ये मेरी जो टेक्स्ट फील्ड है ना, आईडी वाली टेक्स्ट फील्ड, ये आईडी वाली टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, इसका टेक्स्ट सेट करना है। और इसका टेक्स्ट सेट कहां से करना है, मतलब इसमें टेक्स्ट कहां से उठा के डालना है? यार इसमें टेक्स्ट उठा के डालना है आपका जो रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है ना, रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है ना, रिजल्ट सेट का पॉइंटर वो जिस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है उस रिकॉर्ड में से एक इंटीजर वैल्यू उठानी है। और वो इंटीजर वैल्यू जो है वो किस कॉलम से उठानी है, क्योंकि उसमें तो 3 कॉलम्स हैं, तो यार पहले वाले कॉलम से उठानी है और उसके साथ कॉन्केटिनेट करना है मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि ये जो सेट टेक्स्ट का मेथड है इसके अंदर जो आर्गुमेंट हम पास करते हैं ये आर्गुमेंट पास करते हैं ऑफ टाइप स्ट्रिंग, लेकिन ये जो rs.getInt1 1 का मतलब पहला नंबर कॉलम, इसमें से जो वैल्यू आएगी वो तो इंटीजर टाइप की होगी, तो उस वैल्यू को मैंने कॉन्केटिनेट करना है एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ ताकि वो वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग बन जाए और वो स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो इस सेट टेक्स्ट मेथड को जो है एज एन आर्गुमेंट पास हो जाएगी। तो बेसिकली मेरा जो रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो इस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है और उस रिकॉर्ड के फर्स्ट कॉलम के अंदर 12 वैल्यू पड़ी है और वो 12 वैल्यू उठा के इस टेक्स्ट आईडी नाम के टेक्स्ट फील्ड के अंदर एज एन आर्गुमेंट पास करेगी, इसको इसका टेक्स्ट सेट कर देगी। फिर उसके बाद जो है टेक्स्ट नेम, ये आपका टेक्स्ट नेम है, ठीक है, इसमें भी इसका भी मैंने टेक्स्ट सेट करना है और वो टेक्स्ट किधर से आएगा? यार वो टेक्स्ट आएगा आपका रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो जिस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है उस रिकॉर्ड के अंदर से एक स्ट्रिंग वैल्यू उठानी है। कौन से कॉलम से उठानी है? उस कॉलम का नाम नेम है। इस नेम की जगह पे आप जो है ना, जहां पे मैंने 1 लिखा है ना, तो आप इस नेम की जगह पे यहां पे इस तरीके से 2 लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यहां पे नेम लिखा है। इसी तरीके से ये जो 1 लिखा हुआ है इस 1 की जगह पे आप अपने कॉलम का नाम लिख सकते हैं और आपके कॉलम का नाम है आईडी, ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझ के यहां पे 1 लिखा है ताकि आपको मैं बता सकूं कि आप यहां पे कॉलम का नाम देना चाहें तो कॉलम का नाम भी दे सकते हैं और कॉलम का अगर आपने नंबर देना है तो आप कॉलम का नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहां पे नेम कॉलम में चूंकि वो जिस रिकॉर्ड को पॉइंट किया जा रहा है, आपका रिजल्ट सेट का पॉइंटर जिस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है उस रिकॉर्ड के अंदर जो नेम वाला जो कॉलम है उसमें तैमूर वैल्यू पड़ी है, तो ये तैमूर वैल्यू जो है वो यहां पे एक्सेसिबल होगी विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। और ये तैमूर वैल्यू जो है वो यहां पे इसको रिप्लेस कर देगी इस हाईलाइटेड टेक्स्ट को, और वो जो तैमूर टेक्स्ट है वो आपके इस टेक्स्ट नेम के अंदर चला जाएगा। एंड सिमिलरली जो टेक्स्ट एड्रेस है, टेक्स्ट एड्रेस के अंदर ये आपका टेक्स्ट एड्रेस है, इसमें वो वैल्यू जाएगी, इसमें क्या वैल्यू जाएगी जी? इसमें आपका रिजल्ट सेट का पॉइंटर बेसिकली इस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है और इस रिकॉर्ड के अंदर 3 कॉलम्स हैं। ये जो एड्रेस वाला जो कॉलम है इसके अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा है उस स्ट्रिंग को मैंने गेट करना है, तो उसके लिए मैं अपने रिजल्ट सेट का नाम लिखूंगा, डॉट ऑपरेटर लगा के गेट स्ट्रिंग मेथड को कॉल करूंगा और गेट स्ट्रिंग मेथड जो है उसके अंदर मैं अपने कॉलम का नाम लिखूंगा एड्रेस, तो ये मेरा एड्रेस वाला कॉलम है और इस एड्रेस वाले कॉलम के अंदर जो है वो बेसिकली ये पेशावर वैल्यू पड़ी है, तो ये पेशावर वैल्यू जो है वो यहां पे आ जाएगी इस जगह पे जहां पे मैंने जिस कोड को मैंने हाईलाइट किया, यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी
और वो वैल्यू एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे पास होगी एज एन आर्ग्यूमेंट, और वो पेशावर वैल्यू जो है वो आपको इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं और चलते हैं इस आज के इस वीडियो लेक्चर के लास्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, कि मैंने यार देखो मैंने ना इंजर्शन, जब मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी इंजर्शन अपडेशन, और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ डिलीशन डिस्कस की थी। तो हमने इंजर्शन की है जी बाय एग्जीक्यूटिंग द इंसर्ट क्यूरी। मैंने अपडेट अगर किया है अपने डेटाबेस के किसी रिकॉर्ड को, तो उसको मैंने अपडेट किया है बाय एग्जीक्यूटिंग अपडेट क्यूरी। और मैंने अगर डिलीट किया है अपने रिकॉर्ड को, तो मैंने जो है ये सारा काम डिलीट की क्यूरी एग्जीक्यूट करने के बाद ये काम किया है। अब मैं यही काम यानी कि इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन, ये मैं विदाउट क्यूरीज भी कर सकता हूं। मेरे पास जो रिजल्ट सेट है, रिजल्ट सेट जो है मेरा एक इंटरफेस है। उस रिजल्ट सेट के अंदर जैसे हमने मेथड्स पढ़े हैं जी, नेक्स्ट का मेथड, प्रीवियस का मेथड, फर्स्ट का मेथड, लास्ट का मेथड, उसी तरीके से कुछ इसमें मेथड्स हैं जिनकी वजह से आप जो है ना अपने किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो। उन मेथड्स को करने से आप किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो, और उन मेथड्स को कॉल करते हुए आप अपने डेटाबेस के अंदर नए रिकॉर्ड्स को भी इंसर्ट कर सकते हो। यानी कि आपको जो है इंसर्ट की क्यूरी चलाने की जरूरत नहीं है, आपको डिलीट की क्यूरी रन करने की जरूरत नहीं है, आपको अपडेट की क्यूरी रन करने की जरूरत नहीं है। ये काम आपका जो है वो विदाउट क्यूरीज भी हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले जो है हम डिलीट को देखते हैं कि यार ये डिलीट जो है वो कैसे हो सकता है विदाउट रनिंग योर डिलीट क्यूरी। तो बीटी एंड डिलीट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, बीटी एंड डिलीट के ऊपर चलते हैं। ये आपका बीटी एंड डिलीट है। ठीक है, ये सारे का सारा कोड जो है ये आपका सेम इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग, जो जो कुछ हमने लिखा था बीटी एंड डिलीट के अंदर। ये आपका यहां से लेके लाइन नंबर 307 से लेके लाइन नंबर 344 तक जो कोड है वो सारा डिलीशन का कोड है। ठीक है, तो डिलीट के लिए मैंने क्या करना है कि मैंने ना क्यूरी यूज नहीं करनी। आई विल नॉट बी यूजिंग द क्यूरी, डिलीट क्यूरी। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ना st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड, और इसके अंदर ये जो डिलीट की क्यूरी मैंने लिखी है आज ही की क्लास में, आज ही की वीडियो लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है। मैं इसको कर देता हूं जी कमेंट आउट कर देता हूं, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है, और इसके बाद ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं मैं ये लिखूंगा, और इन दो स्टेटमेंट से क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूं अभी आपको। ठीक है, डिलीट की क्यूरी तब चलेगी मतलब जब हम डिलीट का मेथड, डिलीट का बटन जब हम चेक कर रहे थे और डिलीट का क्यूरी हमने जब देखी थी, तो डिलीट की क्यूरी हमारी तब चल रही थी जब मैं अपने कंफर्म डायलॉग के ऊपर यस प्रेस कर रहा था। तो यस प्रेस करने से डिलीट की क्यूरी चल रही थी। लेकिन अब मैंने इस डिलीट की क्यूरी को क्या कर दिया है, कमेंट आउट कर दिया। मैं बाकी का जो कोड है उसको तो डिस्कस नहीं करूंगा, मैं जस्ट इन दो स्टेटमेंट्स को डिस्कस करूंगा। पहली जो स्टेटमेंट है वो रिजल्ट सेट, आपका ये जो आरएस वेरिएबल है जिसमें आपका सारे के सारे रिकॉर्ड्स आके स्टोर हुए हुए हैं, मैं आरएस डॉट, इसका एक मेथड है, सिंपल सा एक मेथड है आरएस डॉट डिलीट रो। डिलीट रो का मैं मेथड कॉल करूंगा। डिलीट रो से ये होता है कि आपका रिजल्ट सेट जो है वो किसी ना किसी रिकॉर्ड को किसी ना किसी रिकॉर्ड को आपका जो रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा होगा। क्या मतलब है इस बात का जी, देखें इसको, मैं अगर इस प्रोग्राम को रन कर देता हूं, तो इस टाइम पे मेरा जो रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है ना, वो उस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है जिसकी स्टूडेंट आईडी 1 है। ठीक है, अभी मेरा रिजल्ट सेट का पॉइंटर जो है ना वो उस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है जिसकी जिसकी स्टूडेंट आईडी 6 है, जिसमें स्टूडेंट नेम खलील है, और जिसमें स्टूडेंट एड्रेस जो है वो मर्दान है। ठीक है, तो मैं अभी अगर डिलीट का बटन अगर प्रेस करता हूं, तो मेरा ये जो rs डॉट डिलीट रो है, ये इस रिजल्ट सेट में से, मेरे रिजल्ट सेट में से इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा जिस रिकॉर्ड के ऊपर इस टाइम पे मेरा रिजल्ट सेट का पॉइंटर जो है ना, जिसको पॉइंट कर रहा है। मेरे रिजल्ट सेट के अंदर जो पॉइंटर है वो आगे पीछे मूव हो सकता है। ठीक है, ये आगे मूव हो रहा है, मेरे रिजल्ट सेट का पॉइंटर जो है वो पीछे मूव हो रहा है। अब मेरे रिजल्ट सेट का पॉइंटर उस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है जिसकी स्टूडेंट आईडी 13 है। अब अगर मैं यहां पर डिलीट का बटन प्रेस कर दूं और इसके बाद मैं अगर
यस का बटन भी प्रेस कर दूं तो मेरा ये जो हाईलाइटेड जो कोड है ना rs डॉट डिलीट रो ये चलेगा। rs डॉट डिलीट रो से ये होगा कि मेरा ये जो 13वां नंबर रिकॉर्ड है ये ना सिर्फ मेरे रिजल्ट सेट में से डिलीट हो जाएगा, रिजल्ट सेट में से डिलीट हो जाएगा, बल्कि ये 13वां नंबर रिकॉर्ड जो है ये मेरे टेबल में से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि मैं अपने इस रिजल्ट सेट को ना क्लोज कर दूं, क्योंकि मैं अपने इस रिजल्ट सेट को ना क्लोज करना चाह रहा हूं। क्योंकि मैं अपने इस रिजल्ट सेट को क्लोज इसलिए करना चाह रहा हूं बिकॉज मैं अपने रिजल्ट सेट को दोबारा से री इनिशियलाइज करना चाह रहा हूं, मैं इसको रिफ्रेश करना चाह रहा हूं। भाई मेरे तो इस रिजल्ट सेट के अंदर लेट सपोज 20 रिकॉर्ड्स थे। अब मैं अगर इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूं तो मेरे रिजल्ट सेट में ये रिकॉर्ड अब मौजूद नहीं है। ये रिकॉर्ड ना सिर्फ रिजल्ट सेट में से चला गया बल्कि ये रिजल्ट सेट में से ना सिर्फ चला गया बल्कि ये रिकॉर्ड जो है मेरे टेबल में से भी चला गया। तो मैं चाहूंगा कि मेरा रिजल्ट सेट जो है वो क्लोज हो और मेरा रिजल्ट सेट जो है वो फिर से इनिशियलाइज हो। ठीक है, तो इसको मैं यस कर देता हूं। आपको मैसेज मिलेगा रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली का, और आपको फर्स्ट जो रिकॉर्ड है वो नजर आ रहा है। फर्स्ट रिकॉर्ड क्यों नजर आ रहा है? आपने अपने रिजल्ट सेट को क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया है। और इसके बाद ये रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है, और इसके बाद आप अपने रिजल्ट सेट को फिर से री इनिशियलाइज कर रहे हो। भाई आपके रिजल्ट सेट में ना सिर्फ आपके रिजल्ट सेट में से बल्कि आपके टेबल में से भी 13 नंबर रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा कि मेरा जो रिजल्ट सेट है वो री इनिशियलाइज हो, क्योंकि मेरे तो रिजल्ट सेट में से 13वां रिकॉर्ड तो चला गया, टेबल में भी 13वां रिकॉर्ड नहीं है। तो मेरा जो टेबल है उस टेबल के अंदर बाकी मानदा जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मैं उन तमाम रिकॉर्ड्स को मैं चाहूंगा कि मेरे रिजल्ट सेट के अंदर वो रिकॉर्ड्स आ जाएं। तो उसके लिए मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट की क्यूरी चलाऊंगा, और बाकी जितने भी रिकॉर्ड्स उसमें बच गए हैं मेरे टेबल के अंदर वो इस रिजल्ट सेट के अंदर आ जाएंगे आरएस के अंदर। और अगर ये इफ कंडीशन अगर ट्रू है आरएस डॉट नेक्स्ट की, तो गेट डेटा का मेथड चलेगा, और ये ट्रू ही थी तभी आपका ये गेट डेटा का मेथड चला है। और आपके रिजल्ट सेट का पॉइंटर जो है वो rs डॉट नेक्स्ट से क्या हुआ कि वो फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर चला गया, और फर्स्ट रिकॉर्ड के अंदर जो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, वो आपको यहां पे डिस्प्ले होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है। rs डॉट डिलीट रो से ये होगा कि आपके रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो डिलीट हो जाएगा। सॉरी, rs डॉट डिलीट रो से ये होगा कि रिजल्ट सेट का पॉइंटर जो है वो जिस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद चूंकि आपके ना सिर्फ वो रिकॉर्ड रिजल्ट सेट में से डिलीट होगा बल्कि वो रिकॉर्ड आपका डेटाबेस में से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डेटाबेस में से भी डिलीट हो जाएगा। अब आप देख लें यहाँ पे 13 नंबर रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 14 है लेकिन 12 है, 13 नहीं है। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो टेबल में से भी डिलीट हो चुका है। ठीक है, आप अगर चाहें तो अपने टेबल को भी फिर आप चेक कर सकते हो, आपके टेबल में भी वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखा दूं अपडेट का जो है तरीका बाय नॉट यूजिंग द अपडेट क्यूरी, तो यहां पे अपडेट अगर आपको याद हो, रिकॉल अगर कर लें, तो अपडेट हो या इंसर्शन हो, वो सेव के बटन के पीछे मैंने कोड लिखा हुआ था। तो मैं जाऊंगा इस btn सेव के पास। ठीक है, btn सेव, और इसमें भी जब सेव इज इक्वल टू अगर 1 है तो इंसर्शन की क्यूरी चलेगी, और अगर सेव वेरिएबल में अगर 2 पड़ा है तो डिलीशन सॉरी अपडेशन की क्यूरी चलेगी। ठीक है, तो बाकी तो मैं इन चीजों को नहीं छेड़ रहा, टच नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मैं जस्ट क्या करूंगा कि मैं यहां से ये जो एग्जीक्यूट अपडेट का जो मेथड है ना st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, इसमें ये अपडेट की क्यूरी चल रही है कि अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू दिस, एड्रेस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। तो मैं इस स्टेटमेंट को क्या कर लेता हूं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं, और साथ ही साथ मैं क्या करता हूं कि नीचे यहां पे चार स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। इन चार स्टेटमेंट्स को मैंने पहले से लिखा हुआ है, इन चार स्टेटमेंट्स को मैं अनकमेंट कर देता हूं। तो देखो अब जो है ये होगा कि आपकी ये जो 1 2 3 4 ये जो चार स्टेटमेंट्स है ना, इनके चलने के बाद आपका जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा विदाउट यूजिंग अपडेट क्यूरी। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूं और इसको मैं रन करके भी आपको दिखा देता हूं। मैं अब अपडेट करना चाह रहा हूं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि लेट सपोज मैं एक सेकेंड इसको मैं दोबारा से रन कर लेता हूं।
ठीक हो गया। लेट सपोज मैं इस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहा हूं, तो अपडेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं अपडेट का बटन प्रेस करूंगा और उसके बाद मैं अपनी मर्जी की इसमें वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, और यहां पे मैं सेव का बटन प्रेस करूंगा, तो ये मुझे कह रहा है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब चूंकि मेरा जो है वो रिजल्ट सेट मैंने अपडेट करना है, तो इसलिए मेरा जो पांचवा नंबर रिकॉर्ड था पहले उसमें कुछ और वैल्यूज थी, अब तो उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं नए सिरे से अपनी जो सेलेक्ट की क्यूरी है उसको भी एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये हुआ कि मैं इस रिकॉर्ड पे था ना, पांचवें नंबर रिकॉर्ड पे, इसमें पहले कुछ और वैल्यूज थी, अब मैंने इसकी वैल्यूज जो थी मैंने इसकी वैल्यूज को अपडेट कर दिया था। ठीक है, कैसे अपडेट किया था यार, अपडेट जब आप प्रेस करते हो ऑब्वियसली तो सेव वेरिएबल में 2 चला जाता है। ठीक है, और जब आप इस सेव बटन को प्रेस करते हो तो इसमें जो लिखा है ना एल सेफ सेव इज इक्वल टू 2, तो ये वाला कोड जो है, ये वाला एल सेफ आपका बीटीएन सेफ के पीछे लिखा हुआ है, और ये वाला कोड आपका सिर्फ तब चलेगा अगर आपने अपडेट के बटन को क्लिक किया था सेव का बटन क्लिक करने से पहले। तो इसके अंदर ये सिर्फ मैंने ये किया है कि एक तो ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर बेसिकली अपडेट की क्यूरी चल रही थी, इस अपडेट की क्यूरी को मैंने क्या कर दिया है, कमेंट आउट कर दिया है, और इन 4 स्टेटमेंट्स को मैंने, जो कि पहले से मैंने लिखी हुई थी लेकिन मैंने कमेंट किया हुआ था, इनको मैंने अनकमेंट कर दिया। पहली स्टेटमेंट है, इसमें लिखा है यार आर एस डॉट अपडेट आई एन टी, आर एस डॉट अपडेट आई एन टी जो मेथड है ये क्या करेगा कि ये आपका जो रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर था, लेट सपोज वो इस रिकॉर्ड के ऊपर था ना, पांचवें नंबर रिकॉर्ड के ऊपर। ठीक है, तो आर एस डॉट अपडेट आई एन टी क्या करेगा कि वो इसी रिकॉर्ड को जिसके ऊपर आपके रिजल्ट सेट का पॉइंटर मौजूद था, यानी कि वो रिकॉर्ड जिसको आपने अपडेट करना था, इसी रिकॉर्ड के अंदर वो एक इंटीजर वैल्यू या इंटीजर टाइप के कॉलम को अपडेट करेगा, इंटीजर टाइप के कॉलम को अपडेट करेगा। और यहां पे ब्रैकेट के अंदर मैं उस कॉलम का नाम लिखूंगा, उस कॉलम का नाम है जी आईडी, वो ये वाला कॉलम है आईडी। ठीक हो गया जी, आईडी वाले कॉलम को अपडेट करना है, कोई मसला नहीं है। कॉमा के बाद मैं वो वैल्यू यहां पे पुट करूंगा जो कि मैं इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर डालना चाह रहा था। तो मैं इस कॉलम में तो 5 ही डालना चाह रहा था, मैं इसकी वैल्यू को जो है वो चेंज नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू कहां पड़ी हुई है, ये 5 वैल्यू किधर पड़ी है, ये 5 वैल्यू तो पड़ी हुई है आपकी ये जो टेक्स्ट आईडी है, यानी कि ये वाली जो टेक्स्ट फील्ड है जिसका नाम है टेक्स्ट आईडी, इस टेक्स्ट आईडी में पड़ी है। तो मुझे इसका टेक्स्ट जो है वो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका टेक्स्ट गेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, टेक्स्ट गेट करो, लेकिन टेक्स्ट जब आप गेट करोगे तो वो टेक्स्ट जब आप गेट करोगे तो इसकी तो रिटर्न टाइप होगी स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग, आप इसका जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रिंग नहीं आप पास कर सकते, तो आप क्या करोगे, इस स्ट्रिंग वैल्यू को जो कि आपकी यहां पे आपकी ये जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो 5 वैल्यू आएगी ना वो एज ए स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, तो उस 5 को ना मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा किसमें, इंटीजर के अंदर। वो इंटीजर में इसलिए कन्वर्ट करना चाह रहा हूं क्योंकि ये अपडेट आईएनटी का जो मेथड है इसकी जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसकी टाइप इंटीजर है, लेकिन यहां से जो 5 वैल्यू आ रही है इस टेक्स्ट फील्ड से वो है जी स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, तो यहां पे इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी का मेथड है और इसके अंदर मैं कॉल करूंगा टेक्स्ट आईडी, आपकी इस टेक्स्ट फील्ड का नाम टेक्स्ट आईडी डॉट गेट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट आईडी का गेट टेक्स्ट मेथड 5 उठाएगा और इसको ना रिप्लेस कर देगा, ये जो हाईलाइटेड जो टेक्स्ट है ना इसको रिप्लेस कर देगा 5 से, लेकिन 5 जो है वो एक स्ट्रिंग होगा और इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इंटीजर में। तो ये पूरे का पूरा यहां से इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी यहां से लेके यहां तक का जो यहां से लेके यहां तक जो कोड है जो कि हाईलाइटेड है ये रिप्लेस हो जाएगा इस 5 से, और 5 जो है वो इंटीजर वैल्यू होगी। तो अब क्या होगा, आपका ये आर एस डॉट, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, आपका ये चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, आर एस डॉट अपडेट आईएनटी का मेथड होगा और इसमें आप जिस कॉलम को अपडेट कर रहे हो उसका नाम है आईडी और यहां पे वैल्यू आ जाएगी 5 और ऑब्वियसली यहां पे आखिर में सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो आर एस डॉट अपडेट आईएनटी है ना वो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका आपका जो रिजल्ट सेट है, जो रिजल्ट सेट का पॉइंटर जिस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है वो यही वाला रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड के
आईडी वाले कॉलम के अंदर 5 पुट कर देगा। ठीक है, वैसे इस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बहरहाल यहां पे फिर rs डॉट अपडेट स्ट्रिंग, मैंने 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 अपडेट करना है, ठीक है, अपने कॉलम को जिसका नाम है नेम, ठीक है, और इसमें मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू डालनी है, इसलिए मैंने यहां पे इसका मेथड कॉल किया है अपडेट स्ट्रिंग का मेथड। और नेम वाले कॉलम को, जो नेम वाला जो कॉलम है जो कि आपके रिजल्ट सेट का कॉलम है, ठीक है, और उस रिकॉर्ड का कॉलम है जिस रिकॉर्ड को आपका रिजल्ट सेट का पॉइंटर करंटली पॉइंट कर रहा है, उसको आपने किस से रिप्लेस करना है, किस से अपडेट करना है, यानी कि उसमें वैल्यू आपने क्या डालनी है। यार उसमें वैल्यू मैंने ये वाली डालनी है जो कि इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर है। तो कॉमा लगाने के बाद आप अपनी टेक्स्ट फील्ड का नाम लिखो, टेक्स्ट एड्रेस डॉट गेट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट एड्रेस डॉट गेट टेक्स्ट का मेथड जब चलेगा, ठीक है, टेक्स्ट एड्रेस डॉट गेट टेक्स्ट का मेथड जब चलेगा तो बेसिकली ये जो हारून वैल्यू है ना, ये यहां पे रिटर्न होगी, कॉमा के बाद हारून वैल्यू रिटर्न होगी। और आपका ये जब मेथड चलेगा, ठीक है, ये वाला मेथड जब चलेगा तो ये मेथड कुछ इस तरीके से हो जाएगा, rs डॉट अपडेट स्ट्रिंग, नेम वाला कॉलम है आपकी रिजल्ट सेट का, और इसके अंदर इसी तरीके से हारून आ जाएगा एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपका ये जो अपडेट स्ट्रिंग का ये वाला जो मेथड है ना, वो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, rs डॉट अपडेट स्ट्रिंग। पहला इसमें आपके कॉलम का नाम है जी नेम, कॉमा, और इस नेम वाले कॉलम को किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, किस वैल्यू से अपडेट करना है, वो वैल्यू है जी हारून। और कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है, यार उस रिकॉर्ड को अपडेट करना है जिसका जिस 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 रिकॉर्ड पे इस टाइम पे करंटली मेरे रिजल्ट सेट का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो मेरे रिजल्ट सेट का पॉइंटर उस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है जिसकी आईडी जो थी वो 5 थी। सिमिलरली एड्रेस भी तो अपडेट करना है ना, तो rs रिजल्ट सेट का पॉइंटर अपडेट स्ट्रिंग, उस रिकॉर्ड को अपडेट करो, उसमें उस स्ट्रिंग वैल्यू को अपडेट करना है। कौन से कॉलम को, एड्रेस वाले कॉलम को, और वैल्यू जो है वो कहां से लेके आएंगे, जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो किधर से आएगी, वो अपडेटेड वैल्यू आएगी जी आपके टेक्स्ट एड्रेस, ये आपका टेक्स्ट एड्रेस है, टेक्स्ट फील्ड का नाम है डॉट गेट टेक्स्ट। जब गेट टेक्स्ट का मेथड चलेगा तो ये कराची यहां पे रिटर्न हो जाएगा इस जगह पे, जो कि हाईलाइटेड टेक्स्ट है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, rs डॉट अपडेट स्ट्रिंग का मेथड चलेगा, और इसमें ये एड्रेस वाला कॉलम है, कॉमा, और यहां पे टेक्स्ट एड्रेस डॉट गेट टेक्स्ट की जगह पे कराची रिप्लेस हो जाएगा। और आपका बेसिकली अपडेट स्ट्रिंग का मेथड जो है वो कुछ इस किस्म से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है आपने अपने रिजल्ट सेट को अपडेट कर दिया है, लेकिन आपने अपने टेबल को अपडेट नहीं किया, यानी कि टेबल के अंदर की जो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड नंबर 5, इसमें ना नेम के अंदर हारून और एड्रेस के अंदर कराची वैल्यू अभी तक नहीं गई। कैसे जाएगी, उसके लिए सिंपल आप जो है वो rs डॉट अपडेट रो का मेथड कॉल करोगे। तो अपडेट रो का मेथड जब कॉल होगा तो आपके इस आईडी वाले कॉलम के अंदर 5 वैल्यू चली जाएगी, नेम वाले कॉलम के अंदर हारून वैल्यू चली जाएगी जो कि आपने पुट की थी, नई वैल्यू थी, और एड्रेस वाले कॉलम के अंदर कराची वैल्यू चली जाएगी, ये वो वैल्यू है जो कि आपने रिप्लेस की है, जिसको आपने अपडेट किया है। ठीक है, तो आपका ये rs डॉट अपडेट रो, ये जब मेथड चलेगा तो इसके बाद जो है आपका ये एक मैसेज मिलेगा आपको कि रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। डिसेबल टेक्स्ट का मेथड चलेगा, इससे होगा कि आपकी ये जो तीनों टेक्स्ट फील्ड्स हैं, ये तीनों टेक्स्ट फील्ड्स डिसेबल हो जाएंगी, ये सारे के सारे आपके जो बटन्स हैं ये इनेबल हो जाएंगे, सेव और कैंसिल का बटन आपका डिसेबल हो जाएगा। और इसके बाद चूंकि आपने आपका 5वां नंबर रिकॉर्ड चेंज हुआ है, अपडेशन आई है इसके अंदर, ठीक है, तो आप चाहोगे कि ये अपडेशन यहां पे रिफ्लेक्ट भी हो, तो मैंने यहां पे अपने सेलेक्ट की क्यूरी दोबारा से चलाई है ताकि अपडेटेड रिकॉर्ड भी अब आपके रिजल्ट सेट के अंदर आपको नजर आना शुरू हो जाए, और आपका ये 5वां रिकॉर्ड जो है वो आपको अपडेटेड नजर आए। सिमिलरली लेट्स सपोज 12वें नंबर रिकॉर्ड को मैं अपडेट करना चाह रहा हूं, इसमें पहले वैल्यू तैमूर और पेशावर है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपडेट करने के लिए मैं यहां पे अपडेट का बटन क्लिक करूंगा, सेव वेरिएबल में 2 जा चुका है, और अब मैं यहां पे तैमूर की जगह पे यहां पे लेट्स सपोज जवाद वैल्यू दे देता हूं, और यहां पे मैं वैल्यू एबटाबाद दे देता हूं। ठीक है, 12वां नंबर रिकॉर्ड है,
पहले इसमें नेम में वैल्यू थी तैमूर, अब इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी जवाद। स्टूडेंट एड्रेस में पहले वैल्यू थी पेशावर, अब इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी एबटाबाद। मैं इसको सेव कर देता हूं। अब आपकी जो है ये चार स्टेटमेंट्स चलेंगी, ठीक है। आर एस डॉट अपडेट आई एन टी, आर एस डॉट अपडेट स्ट्रिंग, आर एस डॉट अपडेट स्ट्रिंग, आर एस डॉट अपडेट रो। तो इससे ये होगा कि आपका ये वाला जो रिकॉर्ड है ये अपडेट हो जाएगा। इसको मैं सेव प्रेस कर देता हूं। रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। 12वां नंबर रिकॉर्ड था, देख लें इसको जाके। ये आपका 12वां नंबर रिकॉर्ड है। पहले इसमें वैल्यूज डिफरेंट थी, अब इसमें वैल्यूज अपडेट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आपका अपडेट का मेथड चलेगा। एक चीज रह गई है यहाँ पे, इंजर्शन। इंजर्शन में भी हमने विदाउट इंसर्ट की क्यूरी हमने ये काम करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है एस टी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और जिसके अंदर ये इंसर्ट की क्यूरी लिखी हुई है, मैं इस स्टेटमेंट को कर देता हूं कमेंट आउट। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, इन स्टेटमेंट्स को मैं कर देता हूं अनकमेंट। और इन 5 स्टेटमेंट्स के चलने के बाद आपका वही वाला काम होगा जो कि इंजर्शन की क्यूरी चलने के बाद जो आपका काम हो रहा था, वो काम अब आपके लिए ये 5 डिफरेंट ये जो पांच डिफरेंट आपकी ये जो 5 डिफरेंट आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, ये आपका वही वाला काम करेंगी जो कि आपकी ये एक स्टेटमेंट कर रही थी। लेकिन इसमें आपकी इंसर्ट की क्यूरी चल रही थी, इसमें इंसर्ट की जो क्यूरी है वो नहीं चलेगी। ठीक है जी, ये विदाउट इंसर्शन क्यूरी है। यहां पे मैंने जो है इंसर्ट की जो क्यूरी है कंप्लीटली मैंने उसको कमेंट आउट कर दिया है। तो ऑब्वियसली ये तो एग्जीक्यूट, ये स्टेटमेंट आपकी लाइन नंबर 243 जो है ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अच्छा, इसकी जगह पे हमने ये 5 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। इन 5 स्टेटमेंट्स के चलने के बाद आपका जो है एक नया रिकॉर्ड जो है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन इन 5 स्टेटमेंट्स को ना हम एक एक करके बारी बारी देखेंगे, और इसको हम लोग जो है विजुअली भी मैं कोशिश करूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको दिखा पाऊं कि ये जो आपके जो स्टेप्स हैं, एक एक करके ये स्टेप्स जब चलेंगे तो आपका क्या, यानी कि हर स्टेटमेंट के बाद जो है वो क्या इफेक्ट होगा, या इस स्टेटमेंट के चलने के बाद होगा क्या। ठीक है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है रिजल्ट सेट का एक मेथड है, इसका नाम है मूव टू इंसर्ट रो। रिजल्ट सेट का एक मेथड है मूव टू इंसर्ट रो। मूव के अंदर तमाम के तमाम अल्फाबेट स्मॉल है। टू का सिर्फ टी कैपिटल है, इंसर्ट का खाली आई कैपिटल है, रो का जो है वो खाली आर कैपिटल है। यार इससे ये होगा कि आपका जो रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है ना, बेसिकली देखें, आपने आपका जो रिजल्ट सेट है, इस रिजल्ट सेट के अंदर क्या पड़ा हुआ है। इस रिजल्ट सेट के अंदर आपका जो टेबल है स्टूडेंट टेबल, उसके तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट टेबल है, और इसके अंदर ये आपका कंसिडर कर लें कि ये आपका रिजल्ट सेट है। ये टेबल नहीं है बल्कि ये आपका क्या है, रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट का वही स्ट्रक्चर होता है जो कि आपकी क्यूरी का स्ट्रक्चर है। तो आपने यहां पे कंस्ट्रक्टर के अंदर इस क्लास का, जिसका नाम है जी GUI, इसका मैं आपको अगर कंस्ट्रक्टर दिखा दूं तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने एक क्यूरी भिजवाई हुई है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो मैं आपको दिखाऊं। ये आपका कंस्ट्रक्टर है, GUI क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे आपने इनिशियली आपने कहा है कि यार आपका जो रिजल्ट सेट होगा उसमें कौन सी क्यूरी आपने भिजवाई, आपने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टैटिक का मतलब है कि आपके स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, यानी कि आपके स्टूडेंट टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं, आईडी है, नेम है, एड्रेस है, 3 कॉलम्स हैं। और 3 कॉलम्स के अंदर यहां पे चूंकि मैंने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट और यहां पे आगे मैंने चूंकि वेयर क्लॉज नहीं लगाया, तो इसलिए आपके तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस रिजल्ट सेट RS, जो आपका जो रिजल्ट सेट है, इसके अंदर आ जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये दीज आर ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ योर स्टूडेंट टेबल। और ये जो आपने चूंकि स्टैटिक लगाया है, तो स्टैटिक की वजह से ये आईडी वाला कॉलम, नेम वाला कॉलम, एड्रेस वाला कॉलम, यानी कि तीनों की तीनों कॉलम्स, यानी कि ऑल कॉलम्स जो है ना वो आपके रिजल्ट सेट के अंदर चले जाएंगे। तो
चूंकि आपने सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट की क्यूरी भिजवाई है, तो इसलिए आपका जो रिजल्ट सेट होगा वो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह से होगा, ठीक है। टेबल लाइक स्ट्रक्चर होगा उसका, रोज होंगे, कॉलम्स होंगे। 3 कॉलम्स इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट की क्यूरी भिजवाई है। अब चलते हैं ऊपर अपने उसी मूव टू इंसर्ट रो वाले मेथड के ऊपर कि वो क्या करता है। ठीक है जी, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। आर एस डॉट मूव टू इंसर्ट रो, इससे ये होगा कि आपका, देखें, मैं अगर इसको लेट सपोज रन करके आपको दिखा देता हूं। ओके, आप हो जी लेट सपोज 7वें नंबर रिकॉर्ड पे, आपका मतलब रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है ना, वो 7वें नंबर रिकॉर्ड पे है, जिसमें स्टूडेंट नेम अहमद है, स्टूडेंट एड्रेस जो है वो एबटाबाद है। तो उसको अगर मैं विजुअली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकूं, तो उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। इंसर्ट यहाँ पे एक मैं एरो की शक्ल में दिखा देता हूँ, ये 7वां नंबर रिकॉर्ड है, और इसको ना मैं दिखा देता हूँ कि ये आपके रिजल्ट सेट का क्या चीज है। ये आपके रिजल्ट सेट का पॉइंटर है, और रिजल्ट सेट का पॉइंटर जो है ना, वो इस टाइम पे पॉइंट कर रहा है 7वें नंबर रिकॉर्ड को, इसलिए आपका 7वां नंबर रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, मैं इंसर्ट का बटन जब प्रेस करता हूं, ठीक है, तो इंसर्ट का बटन प्रेस करने से कोई इंसर्शन नहीं होती, बल्कि आपकी ये तीनों जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं ये इनेबल हो जाएंगी। तीनों टेक्स्ट फील्ड का जो टेक्स्ट है वो खत्म हो जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएंगे। आपके ये जो सारे के सारे जो बटन हैं ये डिसेबल्ड हो जाएंगे, सेव और कैंसिल का बटन जो है वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है जी, 19 नंबर रिकॉर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो मैं निकाल चुका था। ठीक है, इसमें 19 नंबर रिकॉर्ड नहीं है, 18 के बाद 20 है। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पे मैं लिख देता हूं जी रिकॉर्ड 19, यानी कि स्टूडेंट आईडी 19, स्टूडेंट नेम में लिख देते हैं जी नोमान, और स्टूडेंट जो एड्रेस है उसके अंदर मैं लिख देता हूं लेट सपोज पिशावर। ठीक है जी। अब जब मैं सेव का बटन प्रेस करूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, कोड की तरफ चलते हैं। जब मैंने सेव का बटन प्रेस जब मैं सेव का बटन प्रेस करूंगा, तो सेव का बटन चेक करेगा कि यार सेव वेरिएबल में 1 तो नहीं पड़ा हुआ कहीं पे। हाँ जी, सेव वेरिएबल में 1 ही पड़ा हुआ है। वो इसलिए पड़ा हुआ है 1 क्योंकि आपने इंसर्ट के बटन को क्लिक किया था, और इंसर्ट के बटन के क्लिक करने पे मैंने कहा था कि सेव वेरिएबल में 1 पुट कर दो। ठीक है जी, सेव वेरिएबल, इफ सेव वेरिएबल इज इक्वल टू 1, ठीक है, और तीनों जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो अगर एम्प्टी भी नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, ये ट्राई का ब्लॉक चलाओ। ठीक है, यानी कि एल्स का पोर्शन चलाओ। ये एल्स का पोर्शन जो है इस इफ के साथ पेयर्ड है। इस इफ की कंडीशन चूंकि फॉल्स है, यानी कि तीनों की तीनों टेक्स्ट फील्ड्स जो हैं वो नॉन एम्प्टी है, इस वजह से आपकी ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आपका ये एल्स का पोर्शन चलेगा, एल्स के पोर्शन के अंदर ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर ये फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगी आर एस डॉट मूव टू इंसर्ट रो, और ये सिर्फ और सिर्फ तब चलेगी अगर मैं यहां पे सेव का बटन क्लिक कर दूं। लेकिन मैं इसको अभी फिलहाल क्लिक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो आपको लाइन बाय लाइन यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और विजुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हर एक स्टेटमेंट चलने के बाद क्या होगा। भाई ये मुझे पता है कि ये सारी की सारी जो 5 स्टेटमेंट्स है ना आपकी, ये लाजमी तौर पे चलेंगी, वन आफ्टर दी अनदर चलेंगी, और हर एक स्टेटमेंट के चलने के बाद क्या होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आर एस डॉट मूव टू इंसर्ट रो से ये होगा कि लेट सपोज इफ दिस इज योर रिजल्ट सेट, ठीक है, और आप अपने 7वें रिकॉर्ड पे थे जब आपने इंसर्ट का बटन क्लिक किया था, तो आपके रिजल्ट सेट के अंदर एक नई रो क्रिएट हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट। आर एस डॉट मूव टू इंसर्ट रो से क्या होगा, दो काम होंगे। पहला काम तो ये होगा कि आपका ये जो लेट सपोज ये रिजल्ट सेट है, इस रिजल्ट सेट के अंदर एक नया इस रिजल्ट सेट के अंदर एक इस रिजल्ट सेट के अंदर ना एक नई रो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और उस रो के अंदर बेसिकली 3 कॉलम्स होंगे, और उसमें एक ही रो होगी, इस तरीके से। ठीक है, इसका मैं साइज थोड़ा सा इसको ऑटो फिट टू कंटेंट करके यहां पे मैं लाके रख देता हूं इस जगह पे। इस तरीके से, और इसका मैं साइज भी बढ़ा देता हूं, इस कॉलम का भी, इस कॉलम का भी। ठीक है,
तो मूव टू इंसर्ट रो से पहले तो सबसे पहला काम यह होगा कि एक नई रो क्रिएट होगी जो कि अभी रिजल्ट सेट का हिस्सा नहीं है। नंबर वन, पहला तो यह काम होगा। फिर उसके बाद यहां आपका जो रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर यहां पे मूव हो जाएगा, इस रो को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो आपकी ये जो स्टेटमेंट है आर एस डॉट मूव टू इंसर्ट रो, इससे दो काम हुए। पहला काम तो ये हुआ कि एक नई रो क्रिएट हुई है, लेकिन ये रो जो है अभी आपके इस रिजल्ट सेट का पार्ट नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है। और दूसरा ये कि आपका ये जो पॉइंटर था जो कि पहले 7वें नंबर रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा था, अब वो पॉइंटर इस रो को पॉइंट कर रहा है। वो पहले इस रो को पॉइंट कर रहा था, अब वो इस रो को पॉइंट कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, इसके बाद मैंने स्टूडेंट आईडी में 19 वैल्यू डाली है, स्टूडेंट नेम में नोमान वैल्यू डाली है, स्टूडेंट एड्रेस के अंदर पेशावर वैल्यू डाली है। ठीक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि यार मैं जब सेव का बटन प्रेस करूंगा, ठीक है, मूव टू इंसर्ट रो का तो पता लग गया कि उससे क्या होगा कि एक नई रो क्रिएट होगी और आपके रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो उस रो को पॉइंट करना शुरू कर देगा। रिमेनिंग जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे क्या होगा उसको देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है जी, ये आपकी चलेगी। ये स्टेटमेंट है आर एस डॉट अपडेट आई एन टी, यानी कि आपके रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो जिस रो को पॉइंट कर रहा है ना, जिस रो को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर ना तीन कॉलम्स हैं। ये पहला कॉलम है आईडी, ये दूसरा कॉलम है नेम, ये तीसरा कॉलम है एड्रेस। इसमें से एक कॉलम के अंदर, इस तीन कॉलम्स में से एक कॉलम के अंदर इंटीजर वैल्यू मैंने भिजवानी है। ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा आर एस डॉट अपडेट आई एन टी वन। वन का मतलब है पहला कॉलम, टू का मतलब है दूसरा कॉलम, थ्री का मतलब है थर्ड कॉलम। तो ये जो पहला कॉलम है ना, इसमें एक इंटीजर वैल्यू भिजवानी है। वो इंटीजर वैल्यू कहां से आएगी? वो इंटीजर वैल्यू आएगी जी आपका टेक्स्ट आईडी, और उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम गेट करेंगे। ये आपका टेक्स्ट आईडी है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो 19 है, लेकिन 19 टेक्स्ट जब यहां पे रिटर्न होगा तो 19 टेक्स्ट कुछ इस फॉर्म के अंदर रिटर्न होगा, यानी कि डबल कोट्स के अंदर 19 लिखा होगा। अब इस डबल कोट्स के अंदर जो 19 है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर है, इसको ना मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहां पे इंटीजर डॉट पार्सेंट का मेथड यूज कर रहा हूं। तो ये जो मेरा पूरे का पूरा जो हाईलाइटेड जो कोड है वो कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, यहां पे 19 आ जाएगा। तो अब जब ये स्टेटमेंट चलेगी आपकी आर एस डॉट अपडेट आई एन टी, पहला कॉलम है और उसको अपडेट करो, उसके अंदर वैल्यू डालो, ये 19 वैल्यू डालो। ये 19 वैल्यू कहां से आई है? ये 19 वैल्यू यहां से आई है। ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से अपनी असल फॉर्म के अंदर लेके आता हूं, जो इसकी अपनी फॉर्म थी जिस हालत में ये कोड लिखा हुआ था। ठीक है जी। तो इस स्टेटमेंट से क्या हुआ? इस स्टेटमेंट से ये हुआ कि इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो 19 टेक्स्ट है वो कन्वर्ट होगा इंटीजर में, और वो 19 वैल्यू जो है वो इस पहले कॉलम के अंदर लिखी हुई आ जाएगी। पहला काम हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ये स्टेटमेंट चलेगी, और इसमें लिखा हुआ है कि यार रिजल्ट सेट का पॉइंटर जिस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है वो तो ये वाला रिकॉर्ड है, वो तो ये वाली रो है। तो जिस रो को पॉइंट कर रहा है आपका रिजल्ट सेट का पॉइंटर, उसमें से ना एक कॉलम को अपडेट करना है, और उसके अंदर ना उस कॉलम के अंदर एक उसको अपडेट करना है, एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ अपडेट करना है। कौन सा कॉलम है? सेकंड नंबर कॉलम है। ठीक है। तो ये आपकी जो रो है जिसको रिजल्ट सेट का पॉइंटर इस टाइम पे पॉइंट कर रहा है, ये उसका सेकंड नंबर कॉलम है। इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू से मैंने इसको अपडेट करना है, और वो स्ट्रिंग वैल्यू कहां से आएगी? वो स्ट्रिंग वैल्यू आएगी टेक्स्ट नेम वाला जो टेक्स्ट फील्ड है, उसके अंदर जो टेक्स्ट पड़ा है उसको हम गेट करेंगे। ये आपका टेक्स्ट नेम वाला टेक्स्ट फील्ड है, इसके अंदर जो टेक्स्ट पड़ा है वो है जी नोमान। तो ये जो पूरे का पूरा ये जो स्टेटमेंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिस विल बी रिप्लेस्ड विथ नोमान। ठीक है। और जब आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी तो आपका सेकंड नंबर कॉलम जो होगा वो अपडेट हो जाएगा, और उसके अंदर ये स्ट्रिंग आ जाएगा नोमान। ठीक है। तो यहां पे नोमान वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, साइज इसका ठीक कर लेता हूं। ओके। इसके बाद ये जो कोड मैंने चेंज किया है, ऑब्वियसली मैं इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेके आ जाता हूं। और इसके बाद क्या होगा कि आपका रिजल्ट सेट का पॉइंटर जिस रो को पॉइंट कर रहा है उसका जो तीसरा कॉलम है, जो तीसरा कॉलम है, ठीक है,
उसको अपडेट करना है और उसको एक स्ट्रिंग के साथ अपडेट करना है। तो ये आपका रिजल्ट सेट का पॉइंटर है, ये इस रो को पॉइंट कर रहा है, ये इसका तीसरा कॉलम है, ठीक है, दिस इज द थर्ड कॉलम। और इस थर्ड कॉलम को एक स्ट्रिंग के साथ अपडेट करना है, और वो स्ट्रिंग वैल्यू कहां से आएगी? वो स्ट्रिंग वैल्यू आएगी जी टेक्स्ट एड्रेस नाम का एक टेक्स्ट फील्ड है, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट पड़ा है उसको गेट कर लो। तो ये आपका टेक्स्ट एड्रेस टेक्स्ट फील्ड है, इसके अंदर जो टेक्स्ट पड़ा है वो पड़ा हुआ है जी पेशावर। तो ये जो पूरे का पूरा जो कोड है, ठीक है, जो कि हाईलाइटेड है इस टाइम पे, इस ये कोड आपका रिप्लेस हो जाएगा इस तरीके से इस टेक्स्ट के साथ जिसमें पेशावर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पेशावर वैल्यू जो है ये कहां जाएगी? ये पेशावर वैल्यू जो है आपके इस रिजल्ट सेट जिस रो को पॉइंट कर रहा है इसके तीसरे कॉलम के अंदर ये वैल्यू चली जाएगी इस तरीके से। ठीक हो गया जी। ओके, आपका ये जो नया रो है, ये जो नई रो है, इसमें तीन वैल्यूज तो आ गई हैं, लेकिन ये रो ना तो आपके रिजल्ट सेट का हिस्सा है और ना ही ये रो अभी तक आपके टेबल का हिस्सा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो ये करता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर जो मैंने कोड इसको ओरिजिनल फॉर्म के अंदर मैं ले आता हूं। अब ये जो आपकी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ना, आर एस डॉट इंसर्ट रो, आर एस डॉट इंसर्ट रो, इससे दो काम होंगे। पहला काम तो ये होगा कि आपकी ये वाली जो रो है ना, ये वाली रो, ये नई रो, ये अपनी अप्रोप्रिएट यानी कि इस रिजल्ट सेट का हिस्सा बन जाएगी और इसके अप्रोप्रिएट लोकेशन में चली जाएगी। अप्रोप्रिएट लोकेशन का मतलब क्या है कि यार देखो, इसमें आईडी 19 है ना, तो 19 नंबर आईडी जो है वो 20, इस ये वाला जो रिकॉर्ड है 20 नंबर रिकॉर्ड से पहले और 18 नंबर रिकॉर्ड के बाद, यानी कि 18 नंबर रिकॉर्ड और 20 नंबर रिकॉर्ड, यानी कि जिस रिकॉर्ड की आईडी 18 है और जिस रिकॉर्ड की आईडी 20 है, उसके बीच में ये जो आपकी ये जो नई रो है ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी 18वें रिकॉर्ड के बाद, 18वीं आईडी के बाद और 20वीं आईडी से पहले इसके अंदर ये इंसर्ट हो जाएगी। ना सिर्फ ये इस रिजल्ट सेट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी, बल्कि आपका ये रिकॉर्ड जो है टेबल के अंदर भी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस स्टेटमेंट के चलने के बाद। तो मैं क्या कर लेता हूं कि इसके बाद मैं सेव का बटन प्रेस करूंगा, तो एक तो आपकी ये 5 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी एंड आई होप कि ये 5 स्टेटमेंट्स आपको क्लियर हो गई होंगी कि इन 5 स्टेटमेंट्स के चलने के बाद क्या होगा। फिर इसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली का, और डिसेबल टेक्स्ट का मेथड चलेगा जिससे ये होगा कि यार आपकी ये जो 3 टेक्स्ट फील्ड्स हैं ये डिसेबल्ड हो जाएंगी। ये जितने बटन्स आपके डिसेबल्ड हैं ये सारे के सारे बटन्स आपके इनेबल हो जाएंगे। सेव कैंसिल का बटन जो है वो डिसेबल हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपके चूंकि टेबल के अंदर एक नया रिकॉर्ड आया है, तो आप अपने रिजल्ट सेट को फिर से क्या करोगे? अपडेट करोगे। रिजल्ट सेट को फिर से आप जो है वो क्या करोगे? रिफ्रेश करोगे, ठीक है। तो मैं सेव का बटन प्रेस कर देता हूं, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली का मुझे मैसेज आ गया, मैं ओके प्रेस कर देता हूं, मेरा रिजल्ट सेट जो है वो अपडेट हो गया है और मेरा पहला रिकॉर्ड मुझे नजर आना शुरू हो गया है इस गेट डेटा के मेथड की वजह से, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं अगर देखता हूं यहां पे तो 20वां नंबर रिकॉर्ड मौजूद है और प्रीवियस जाता हूं तो 19वां नंबर रिकॉर्ड है जो कि मैंने अभी अभी इंसर्ट किया है। तो ये इंसर्शन हुई है, लेकिन ये इंसर्शन जो है वो विदाउट इंसर्ट जो क्यूरी है उस क्यूरी के बगैर हुई है, ठीक है जी। तो यहां पे आके हमारा ये वाला जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो जाता है एंड आई होप कि इस प्रोग्राम की आपको समझ आ गई होगी। मैं इस तरह से कर लेता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो प्रोग्राम है कंप्लीट, ये जो आपका ये जो जावा का जो प्रोजेक्ट है ये वाला कंप्लीट प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसका नाम है, यहाँ पे मैंने इसका नाम लिखा हुआ है रखा हुआ है GUI JDBC डेमो। ये वाला जो प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के साथ साथ जो डेटाबेस जो फाइल है, जो कि वैसे तो मेरी ई ड्राइव में पड़ी हुई है, लेकिन आप उसको जिस ड्राइव में डालोगे तो आप उसका पाथ जो है वो यहाँ पे चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे जहाँ पे जिस जगह पे कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश ई ड्राइव लिखा है। तो अगर आपने इसको सी ड्राइव में डाला हुआ है तो आप यहाँ पे सी लिख देना, या जो भी आपका पाथ होगा वो पाथ आप यहाँ पे चेंज कर देना लाजमी, ठीक है। तो मैं इस फाइल को भी जो है मर्ज कर देता हूं एक जिप फाइल के अंदर, और उस जिप फाइल का जो लिंक है मैं उसको गूगल ड्राइव के ऊपर डाल दूंगा, और उस गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ताकि आप लोगों को एक तो
ये जो डेटाबेस फाइल है जिसके साथ हम लोग देख रहे थे, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे इन 3 लेक्चर्स के अंदर, इंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर, वो फाइल भी आपको मिल जाए, और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाए, तो ताकि आप इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर सको। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। आई ऑल्सो बिलीव कि यू ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल जिसका नाम कोड विद फैसल है। और अगर ये आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं इसको, इस पे आप कमेंट्स देना चाहें आप कमेंट्स भी दे सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।